है हमारा नेक्स्ट जो पेपर है फंडामेंटल ऑफ हेयरिंग अम्पेयरमेंट एंड ऑडियोलॉजी मैनेजमेंट। तो उसके हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आज हम उसको सॉल्व करेंगे ताकि जो आपको बहुत सारे जो डाउट्स है उसमें क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन पेपर जो है वो किस प्रकार से आपका फॉर्म किया जाता है। तो आज हम जो है हमारा ऑडियोलॉजी का जो पेपर है स्पेशल एजुकेशन HI का उसको आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी हम जो है अपने क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। पहले जैसा कि आपको पता है कि पहले हमारे जो है ट्रू फॉल्स जो है क्वेश्चन पेपर्स में पूछे जाते हैं जो कि 5 मार्क्स के होते हैं और सभी जो अटेम्प्ट करने ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे जो हमारा पहला लिखा हुआ है सही गलत में कि जो BOA है वो श्रवण हानि के प्रकार के संदर्भ में श्रवण मूल्यांकन प्रदान करता है। ये बिल्कुल गलत है इसमें, क्योंकि जो हमारा ये है इसकी फुल फॉर्म आती है बिहेवियर ऑब्जर्वेशनल ऑडिटरी। तो ये एक हेयरिंग असेसमेंट तो करता है बट इसके लिए ये एक बिहेवियर को बच्चे के छोटे लेवल पे बच्चों का जो है स्क्रीनिंग जिसको बोलते हैं वो एक स्क्रीनिंग के रूप से किया जाता है। इसमें पूरी टेक्निकल टर्म्स जो है इसके लिए ये रेफर नहीं करती, तो इसीलिए जो है ये क्वेश्चन जो है हमारा जहाँ सही गलत में गलत माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम इसको गलत मानेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है प्रबल श्रवण जंतर की सतत प्रतिपुष्टि की ज्ञान या सिक्यूअल डिले करण सांचे की वजह से होती है। इसमें क्या है कि जो हमारी हेयरिंग एड होती है उसमें से कई बार क्या है सीटी जैसी आवाज़ जो है उसमें से प्रोड्यूस होती है, तो वो हमको फीडबैक की तरह जो है वो मिलती है। तो इसका मतलब होता है कि जहाँ तो वो करण सांचा जो हमने हेयरिंग एड लगाई है वो सही नहीं फिट हुई, जहाँ वो ढीली है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वो बिल्कुल हमें जो है फीडबैक देती है कि आपकी जो हेयरिंग एड है वो लूज है, ईयर मोल्ड जो है उसमें लूज है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है थर्ड वन ऑर्गन ऑफ कोटी इन द मिडल ईयर। तो जो ऑर्गन ऑफ कोटी है वो हमारा इनर ईयर पार्ट में होता है। जो इनर ईयर पार्ट है उसमें जो है हमारा ऑर्गन ऑफ कोटी होता है और ये सुनने का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसमें क्या है कि जो ऑर्गन ऑफ कॉटी है वो इन द मिडल ईयर पार्ट में इसमें बोला हुआ है कि मिडल ईयर पार्ट में होता है, बट ये गलत है। जो हमारा ऑर्गन ऑफ कॉटी है वो हमारे कहाँ होता है इनर ईयर में होता है। इनर ईयर में कोकिला इम्प्लांट के साथ जो हमारे उसमें और भी जो होते हैं मेम्ब्रस वेस्टिबुलर मेम्ब्रस भी जो है वो हमारे इनर ईयर पार्ट में होती है। जो हमारे ऑर्गन ऑफ कॉटी को हमारे सुनने का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, तो ये हमारे इनर ईयर में होता है। तो ये जहाँ क्वेश्चन जो है वो गलत है, ठीक है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्या है हमारा, इसको हम नेक्स्ट है हमारा जो सिपल ओवर जो इफेक्ट है ये लूप इंडक्शन सिस्टम की एक मर्यादा है। तो ये बिल्कुल सही है, इसको जो है हम ऑडियो फ्रीक्वेंसी इंडक्शन लूप भी कहते हैं। तो यहाँ जो है वो अफेक्ट करता है, इसकी ये लिमिटेशन मानी गई है कि ये इसकी लूप इंडक्शन की ये लिमिटेशन है कि जो ये सिपल ओवर इफेक्ट जो है वो मतलब एक वायर के साथ जुड़ा होता है, तो उसमें जो है लूप इंडक्शन में ये उसकी हेयरिंग जो सुनने की क्षमता को अफेक्ट करता है। तो ये बिल्कुल यहाँ सही कहा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे इसमें कहा गया है कि जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन है वो कॉन्जिनेंटल हेयरिंग इम्पेयरमेंट इज अ मीन ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन। जो हमारा जन्मजात कॉन्जिनेंटल को क्या बोलते हैं, हमारा जन्मजात श्रवण दोष की शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप जो है वो द्वितीय रोकथाम है। बिल्कुल सही है। आपको पता है कि जो हमारा प्रिवेंशन है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्राइमरी और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी और तीसरा जो है हमारा टर्शरी। इसको प्राथमिक बोलते हैं और इसको द्वितीय और इसको तृतीय। और ये प्रिवेंशन जो है हम पहले प्रिवेंशन करते हैं कि वो हमें बीमारी जो है वो बिल्कुल लगे ना, तो उसके लिए हम प्रिवेंशन करते हैं। दूसरी अगर सेकेंडरी द्वितीय होती है कि अगर हमें थोड़ी बहुत ही उसके लक्षण दिख रहे हैं तो उनका निदान किया जाए। और तृतीय होता है कि अगर वो हमें डिसेबिलिटी या कोई भी किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी हो गई है तो उसका इलाज किया जाए, उसका निदान करके उसको जैसे डेफ है तो उसको अर्ली इंटरवेंशन करके उसका हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। तो वो हमारा तृतीय इंटरवेंशन
प्रिवेंशन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमने किया है, तो जो इसमें पूछा गया है हमें वो बिल्कुल सही दिया गया है, वो बिल्कुल सही है कि हमारा जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन है वो कॉन्जिनेंटल हेयरिंग इम्पेयरमेंट इज अ मीन ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो ये जो हमारा आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन होता है वो हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन है, ठीक है। ये हमने जो है हमारे ये ट्रू एंड फॉल्स जो है हमने कर लिए हैं, इसी के रिगार्डिंग या इसके रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार से। तो आप इनको हल करने से किस प्रकार से हल करना है वो भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आपके 4 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है उसको हम हल करेंगे, ठीक है। इसमें जैसे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स ऑफ साउंड स्टिमुलस इज नॉट शोन बाय न्यू बोर्न, मतलब जो न्यू बोर्न बेबी होता है उसके द्वारा कौन सी जो रिस्पॉन्स है वो नहीं दिया जाता। जैसे किसी भी प्रकार की बच्चा जो है वो साउंड सुनता है, उसको आप साउंड करते हो, किसी भी प्रकार की चुटकी बजाते हो, ताली बजाते हो, तो वो जब साउंड स्टिमुलेट करते हो बच्चे को तो वो कौन सा रिएक्शन देता है, आपको पता होना चाहिए कौन सा रिएक्शन देता है और कौन सा नहीं देता। और वो भी न्यू बॉर्न बेबी, नो बड़ा हुआ मतलब 3-4 महीने का नहीं, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जैसे मान लो कि 0 से 2 मंथ का लगा लो, जो न्यू बॉर्न बेबी उसको वो वाला कि क्वेश्चन नॉट नहीं है, बट हमें ये इसमें ये पता चलता है कि कौन से है, ठीक है। इन्होंने 9 पूछा है बट हमें 3 चीज़ें इनसे सीखने को भी मिलती है कि ये वाली चीज़ें बच्चे में न्यूबॉर्न में बेबी में देखी जाती है, जो रिस्पॉन्स करता है, बट कौन सी नहीं देखी जाती है, हमें आंसर वो वाला करना है। जैसे चेंजिंग द सकिंग रिस्पॉन्स, बच्चा जो है वो जो चूसता है अपने गूठे को, उसका जो रिस्पॉन्स है वो चेंज हो जाता है जब किसी आवाज़ को सुनता है। और चेंजेस इन अ ब्रीथिंग पैटर्न, जो ब्रीथिंग पैटर्न है उसमें भी चेंज आ जाता है, उसकी आवाज़ को सुनकर उसका जो है वो एकदम वो उसका जो सांस से लेने का जो प्रतिक्रिया है वो तेज हो जाती है या धीमी हो जाती है। तो इस प्रकार से बच्चे की ब्रीथिंग का भी इफेक्ट जो है हमें न्यूबॉर्न बेबी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आई ब्लिंक्स, तो बच्चा जो है वो आई ब्लिंक्स भी करता है। तो इस प्रकार से ये तीनों जो पॉइंट्स है हमारे सही है, जो न्यूबॉर्न बेबी द्वारा साउंड होने पर हमें प्रतिक्रियाएं दिखाई देती है। बट जो हमारा है 2 मंथ का बच्चा है उसको हम न्यूबॉर्न बेबी कहते हैं, ठीक है। तो वो जो है टर्निंग हेड नहीं करता, जब हम उसको आवाज़ देते हैं तो वो इस प्रकार नहीं देखता, बस अपनी इन रिफ्लेक्शन की मदद से जो है हमें शो करता है हमें, ठीक है। तो होप ये आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डैश इज फाउंड इन होगा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डैश इज फाउंड इन द मिडल ईयर, कौन सी चीज़ है जो मिडल ईयर में देखी जाती है। आपको पता है कि जो हमारा मिडल ईयर है उसमें हमारा ईयर ड्रम होता है, ओशियल्स होती हैं, ठीक है, और जो होती है एस्टेचस ट्यूब होती है, ठीक है। और ये जो इसमें ये तीनों चीज़ें बिल्कुल नहीं होती। आपको पता है जो हमारा मिडल ईयर है उसमें ईयर ड्रम होता है, ठीक है, हमारे कान के पर्दा होता है, उसमें सिर्फ 2-3 चीज़ें जो होती है हमारे मिडल ईयर में, एक तो हमारा ईयर ड्रम होता है, ठीक है, और दूसरा जो है उसमें 3 हमारी बोन्स होती हैं, जो हमारी 3 बोन्स है वो हमारे मिडल ईयर में होती है। जो बोन्स को हम एक साथ बोलते हैं तो उसको हम कहते हैं ओसियल्स, OSS। कभी बार आपको क्वेश्चन भी आता है कि ओसियल्स क्या है, और ओसियल्स वही होती है जो हमारी तीनों बोन्स को जब एक साथ मिला दे, जैसे मेलेनियम्स, इनकस एंड स्टेपस, इन तीनों को जब एक साथ बोलते हो तो हम ओसियल्स बोलते हैं। तो यही जो है इसमें जो इसमें आपको इनकस दी गई है, तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर यही है कि इनकस जो है वो हमारे मिडल ईयर में देखी जाती है, ठीक है। तो ये आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। इसमें पूछा गया है कि जो अ प्योर टोन एवरेज ऑफ डैश वुड इंडिकेट द मॉडरेट हेयरिंग लॉस, जैसे कि आपको पता है कि जो WHO ने या और किसी ने भी जो हम डीबी के हिसाब से जो बांटे हुए हैं, हमारे नॉर्मल नॉर्मल बांटा हुआ है, माइल्ड मॉडरेट, ठीक है, तो उसमें से उन्होंने पूछा है कि जो मॉडरेट हेयरिंग लॉस है वो क्या होता है। तो आपको पता ही है कि जो नॉर्मल हमारा माना जाता है वो 0 से 25 माना जाता है, और जो हमारा माइल्ड माना जाता है वो हमारा 26 से लगाकर 26 से जो 40 है वो हमारा माइल्ड माना जाता है, और मॉडरेट जो है हमारा
वो 41 से लेकर जो 55 dB तक है वो हमारा मॉडरेट होता है। तो इसीलिए जो हमारा 46 है वो इसके अंतर्गत आएगा। तो इसलिए हमारा 46 क्या है, हमारा मॉडरेट हेयरिंग लॉस है। ठीक है, और नेक्स्ट जो हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। तो इस प्रकार से आपको ये वाली डीबी जो है वो चार्ट याद होना चाहिए, ताकि अगर आपको और किसी का पूछा जाए स्वेयर का, परफाउंड का, तो आप उसको टिक मार्क कर सके इजीली। ठीक है, इस चार्ट को याद कर। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कंडक्टिव हेयरिंग लॉस इन द स्कूल चिल्ड्रन, के बच्चों के जब स्कूल चिल्ड्रन के टाइम में कौन सा जो हेयरिंग लॉस है वो कंडक्टिव में कौन सा हेयरिंग लॉस जो है वो देखने को मिलता है। कि जो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है वो हमारा आउटर ईयर से लेकर वो हमारे मिडल ईयर तक होता है। ठीक है, तो ये जो ज़्यादा ऑटिस्ट ये ऑटिस्टिक मीडियस, ठीक है, ये हमारा जो क्या है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है। ओके, तो इस प्रकार से हम इसको, हमने जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे वो सभी देख लिए हैं। होप आप सभी को ये वाले आंसर्स और क्वेश्चंस को समझने में समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो हमारे वन वर्ड एंड सेंटेंस वाले हैं उनको हम आगे देखेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट वाले हैं जो 9 मार्क्स के होते हैं, और ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो इसको हम करेंगे इसमें सॉल्व। ठीक है, और इसमें आपने वन वर्ड या वन सेंटेंस लिखना होता है, बट आप क्वेश्चन को पूरा इस प्रकार से लिखे कि जो पूरा उसका आंसर है वो उसमें हाँ, पता चले कि हाँ आपने उसका आंसर लिखा है, वो अधूरा सा फील नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार को आंसर ने आप फॉर्म करना है। जैसे लिखा है व्हाट इज द साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट ऑफ फ्रीक्वेंसी। आपको पता है कि जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें कि हमारी फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है। जैसे उसकी पिच कितनी है, उसकी लाउडनेस कितनी है, तो ये सभी जो है हमारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है। इसमें पिच देखी जाती है, उसमें लाउडनेस देखी जाती है कि किस प्रकार की जो है लाउडनेस है। तो उसको मेजर करने के लिए जो हमारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है उसको देखा जा सकता है। तो आप सीधा पिच नहीं लिखोगे, आप इस प्रकार से लिखोगे कि फ्रीक्वेंसी जो हमारी आवाज़ ध्वनियों को मेजर करने के लिए जो है हमारे साइकोलॉजिकली हमें उसको मेजर किया जाता है कि अब आज की जो ध्वनि की पिच किस हिसाब से है, उसकी लाउडनेस किस हिसाब से है। तो उसको आप इस प्रकार से क्वेश्चन को जो है फ्रेम करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है कि एनी वन टाइप ऑफ हियरिंग एड। आपको पता है कि जो श्रवण यंत्र है वो हमारे कान की जो बची हुई श्रवण क्षमता होती है उसको एम्पलीफायर करके, जो हियरिंग एड हमारी यूज़ करते हैं उसको एम्पलीफायर, उसको आवाज़ को बढ़ाकर हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है। तो इस प्रकार से जो हियरिंग एड उसको श्रवण यंत्र जो है हमारे कान के लिए सुनने की क्षमता को बढ़ाकर उसको मस्तिष्क तक ध्वनियों को पहुंचाता है। तो जो हमारा वन टाइप का हियरिंग एड है इसमें आप लिख सकते हो जैसे BTE, जहाँ बिहाइंड द ईयर, जो मोस्ट प्रोबेबली जो है सभी बच्चे ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं। आप इस प्रकार से लिखेंगे कि BTE जो हेयरिंग एड है वो ज़्यादातर बच्चे जो है इस प्रकार की हेयरिंग एड का यूज़ करते हैं, और इसको जो है व्यक्तिगत हेयरिंग एड भी कहा जाता है। ठीक है, और ये हमारी जो है ईयर लेवल की हेयरिंग एड होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को फॉर्म करोगे। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि what level of assess hearing is assessed while obtaining adults threshold of the child, कि जो भी बच्चे की हेयरिंग को असेस करने के लिए जो एड मतलब जो भी हेयरिंग एड उसने यूज़ की है उसका थ्रेशोल्ड किस प्रकार से होता है। इसमें होता है कि जो हमारा हेयरिंग होती है वो एम्पलीफायर के साथ, जो उसमें एम्पलीफिकेशन गाया होता है उसके साथ जो है हमारी वो थ्रेशोल्ड करता है कि वो उसको आवाज़ को बढ़ाने के साथ जो है हमारा कार्य करता है। एम्पलीफिकेशन क्या है, हमारा ध्वनियों को बढ़ाकर उस चीज़ को असेस करने में हेल्प करता है कि कितनी जो हमारी सुनने की क्षमता जो है हम सुन सकते हैं, कितना हमारे सुनने में क्षमता है। तो वो हमारे जो है इसके एम्पलीफिकेशन के द्वारा जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सुनने, हेयरिंग एंड द एम्पलीफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है नेम द पासेज वे फ्रॉम द नेसो
फ्रेनेक्स टू द वॉल ऑफ द मिडल ईयर। ठीक है, जो हमारा नासोफ्रेंक्स के मध्य कर्ण की दीवार तक जाने वाले मार्ग का नाम क्या है? ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ऑस्ट्रिच। मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको ताकि आपको याद रहे। जो हमारा ऑस्टेचिक चेन होती है, ये ट्यूब्स हैं, इसके कारण जो है हमारी कान में, ये हमारे मिडल ईयर में होती है, जिससे कि हम जब छींक वगैरह लेते हैं तो ये ओपन होती है। ठीक है, खांसी लेते हैं, जब खाना खाते हैं, छींक मारते हैं, तो ये एक ट्यूब होती है जो इस समय पर जब पास वे होता है तो ये एक मिडल ईयर में एक वॉल की तरह कार्य करती है। ठीक है, तो ऑस्टेचिस चेन ट्यूब बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। फोर्थ वाला था पासेज, उस पासेज का नाम क्या है? ऑस्टेचिस। OEUSTA है ये, CHAIN, ऑस्टेचिस ट्यूब। ठीक है, तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है। एनी वन, यहाँ लिखा नेम एनी वन ऑसियल फाउंड द मिडल ईयर। जो मिडल ईयर में, ये देखो उन्होंने लिखा है जो ऑसियल्स, तो मैंने अभी आपको आगे पीछे बताया कि जो ऑसियल्स है मिडल ईयर में किसको कहते हैं। तो आपकी जो भी कान में हमारी 3 प्रकार की जो हड्डियां होती है उसको बोलते हैं। इसमें जो भी 3 प्रकार की हमारी ओसियल्स है, जैसे कि इसमें आप मेलेनियस लिख सकते हो, इनकस लिख सकते हो, स्टेपिस लिख सकते हो। तो इन तीनों को जो है हम ओसियल्स बोलते हैं। अगर तीनों एक साथ हो तो उन्होंने बोला है कि कोई एक को लिखो, तो आप किसी भी का भी नाम लिख सकते हो। ये बोन के नाम ही उन्होंने बोला है कि किसी एक वन ओसियल फाउंड इन द मिडल ईयर। तो ये जो है, ये हमारी तीनों जब एक साथ हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं ओसियल्स। ठीक है, जो कि मिडल ईयर में हमें पाई जाती है। हमारा क्वेश्चन है कि विच कंपोनेंट ऑफ अ हेयरिंग एड कन्वर्ट द अकॉस्टिक एनर्जी टू इलेक्ट्रॉनिकल एनर्जी। जो हेयरिंग एड का कौन सा पार्ट है जो अकॉस्टिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? तो वो है हमारा माइक्रोफोन। ठीक है, आपको पता है कि हेयरिंग एड में अलग अलग प्रकार के जो है वो पार्ट्स होते हैं। एम्पलीफायर होता है, रिसीवर होता है, माइक्रोफोन होता है। जो माइक्रोफोन का जो मेन कार्य, एम्पलीफायर का क्या कार्य होता है कि वो आवाज़ को बढ़ाता है, और रिसीवर जो है वो ध्वनियों को इकट्ठा करता है, और जो माइक्रोफोन है उसको कन्वर्ट करता है अकॉस्टिक एयर को, जो है हमारी एनर्जी को इलेक्ट्रॉनिकल एनर्जी में जनरेट करके हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है। तो ये इसका कार्य है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेम ऑफ एनी ग्रुप एम्पलीफिकेशन डिवाइस। ठीक है, तो आपको ग्रुप एम्पलीफिकेशन डिवाइस का किसी का भी नाम लिख सकते हो। जैसे कि आपको इंडिविजुअल में आपने BTE का लिखा था, इसी प्रकार से इसमें आप FM लिख सकते हो। FM जो है हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, जहाँ आप लूप इंडक्शन लिख सकते हो। जो भी आपकी ग्रुप टाइप ऑफ हेयरिंग एड है उसमें से किसी का भी नाम जो है लिख सकते हो। ग्रुप इंडक्शन हेयरिंग एड लिख सकते हो, जो कि सभी क्लासरूम में समूह में यूज़ की जाती है। तो उसमें से किसी भी एक का नाम लिखेंगे कि ये ग्रुप टाइप्स ऑफ हेयरिंग एड होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो कि ग्रुप में यूज़ किया जाता है, इसको सभी जो है एक रिसीवर की तरह ध्वनियों को एक साथ लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको जिसका भी लिखो आप उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हो, एक एक लाइन में या 2 लाइन में। ठीक है, ताकि आपको मार्क्स जो है वो अच्छे मिल सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द सीक्वेलिंग साउंड दैट ऑफन कम्स फ्रॉम द हेयरिंग एड कॉल्स। जो भी आपने, मैंने पहले भी बोला, ये क्वेश्चन पीछे भी आया था कि जो आवाज़ सही गलत में, कि जो हेयरिंग एड में कभी कभार जो आवाज़ आती है वो किसके कारण आती है, जो क्यों आती है। तो उसका जो मेन कारण होता है हमारा, जो वो आवाज़ देती है वो एक फीडबैक की तरह कार्य करती है। फीडबैक मीन्स कि वो हमें बताती है कि हमारा जो हेयरिंग एड है वो सही नहीं लगा है, जहाँ उसमें हवा जो है वो क्रॉस हो रही है। तो इस प्रकार से वो हमें फीडबैक की तरह जो है हमें, जहाँ जो हेयरिंग एड है वो इनप्रॉपर है, मतलब प्रॉपर तरीके से फिट नहीं हुआ, तो इस प्रकार से जो हमारी हेयरिंग जो उसमें से साउंड आती है सीटी जैसी हेयरिंग एड में, तो इस प्रकार से हमें फीडबैक की तरह वो कार्य करती है। नेक्स्ट है हमारा नेम ऑफ एनी वन बैटरी साइज यूज्ड
द बिहाइंड द ईयर। तो आप इसमें से भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, जैसे कि जो आपने पीछे क्वेश्चन बताया था कि किसी एक हेयरिंग एड का नाम बताओ, तो आप वहाँ ये लिख सकते थे। इसको इस प्रकार से लिखते हैं, बिहाइंड द ईयर। ठीक है, ये आपको यहाँ क्लियर होगा। तो ये भी आप ऊपर कुछ क्वेश्चन जो है उसके आंसर जो है आपके क्वेश्चन शीट्स में ही होते हैं, क्वेश्चन पेपर में। तो आप क्वेश्चन पेपर को इस प्रकार से पढ़े कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर जिसके बाई चांस आपको स्पेलिंग वगैरह या किसी में डाउट होता है, तो आप वहाँ से देखकर भी उसको पुट करके वहाँ से लिख सकते हो। तो इसमें जो क्या होता है, जो बैटरी का साइज है वो साइज 13 जो साइज है वो एक इसके लिए BTE के लिए मतलब अलग अलग प्रकार से होते थे। उन्होंने बोला कि किसी एक वन साइज को यूज़ किया जाता है। कान के पिछले वाले जो श्रवण यंत्र है इस्तेमाल होने वाली बैटरी का उसका नाम बताइए। तो साइज 13 आप लिख सकते हैं। तो ये आपके जो हमने 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उन सभी को कंप्लीट कर दिया है। तो इस प्रकार आप जो है क्वेश्चंस के आंसर को लिख सकते हैं। और आगे जो हम अपने नेक्स्ट वाले हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, जो आपको जो है क्वेश्चंस शॉर्ट वाले 1 मार्क्स के हमने एक साथ कर दिए, और जो हमारे 4th वाले जो हमारे 4 मार्क्स के हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो 4 और बड़े मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।